Good morning students. Today we will continue with some more journal entries. तो आज हमारी पहली जर्नल एंट्री है बैड डेट्स रिकवर्ड। हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि बैड डेट्स होते क्या हैं। बैड डेट्स क्या होते हैं? अगर हमने किसी को उधार में सामान बेचा और उससे जो हमारे पैसे हैं वो रिकवर नहीं हो रहे, कोई रीजन कुछ भी हो सकता है कि चाहे उसके पास पैसे नहीं है, चाहे वो डिसऑनेस्ट हो गया है, वो पैसे ही नहीं देना चाहता, वो बैंकरप्ट हो गया है, उसकी वजह से जो पैसे हैं वो क्या हो जाते हैं, इररिकवरेबल हो जाते हैं। तो उन्हें हम बोलते हैं बैड डेट्स। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हुआ, जिस पर्सन से हमने पैसे लेने थे उसने हमें आके सामने से पैसे दे दिए, लेकिन हम तो क्या मान चुके थे, वो पैसे तो अब आएंगे नहीं। लेकिन उसके पास पैसे आ गए कहीं से, चाहे उसको फिर हुआ कि मुझे पैसे दे देने चाहिए, तो वो आपके पास आया और उसने आपको क्या दे दिए, वो अमाउंट, वो पैसे आपको रिटर्न कर दिए। तो जो अमाउंट आपके पास आया, जो उसने रिटर्न किया, उसे हम क्या बोलेंगे, बैड डेट्स रिकवर्ड। वो बैड डेट्स हो गए थे ना हमारे, क्योंकि अब हमें था कि वहां से पैसे नहीं आएंगे, इररिकवरेबल हो गए थे वो पैसे, लेकिन बाय चांस वो पैसे क्या हुए, वो आपको मिल गए वापस। वो फिर से उसके मन में आया कि मुझे पैसे देने हैं, तो वो क्या अमाउंट हो गया आपका, बैड डेट्स रिकवर्ड। तो इस केस में हम जो जर्नल एंट्री पास करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब देखते हैं हम एक जर्नल एंट्री से इसको। रिसीव्ड 20,000 फ्रॉम सुभाष। अब सुभाष से हमें मिले, सुभाष हमारा क्या था, डेटर, विच वर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स इन द प्रीवियस ईयर। अब मैंने क्या कर रखा था, सुभाष से पैसे लेने थे लेकिन उससे पैसे नहीं मिले, तो मैंने पिछले साल, पिछले अकाउंटिंग ईयर में इसको बैड डेट्स लिख दिया था। तो जब हमने इसको बैड डेट लिखा था तो हमने क्या एंट्री की होगी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। यही क्या होगा, बैड डेट्स क्या है, हमारा एक्सपेंस है, हमारा लॉस है, और लॉस को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। 20,000 से मैंने बैड डेट कर दिया टू डेटर। अब डेटर हमारे कम हो गए थे तो हमने डेटर लिख दिया 20,000, और मैंने क्या किया था, सुभाष का अकाउंट क्लोज कर दिया था। वो क्लोज कैसे हुआ कि मैंने सुभाष से 20,000 लेने थे, लेकिन उसने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं है। जब मैंने लेने थे सुभाष से तो मैं उस अकाउंट को क्या करती हूँ, सुभाष को डेबिट करती हूँ, लेकिन जब नहीं मिले तो उसके अकाउंट को क्लोज करने के लिए मैंने क्या कर दिया, सुभाष को क्रेडिट कर दिया, और डेबिट किसको किया था, बैड डेट्स को। लेकिन अब मुझे सुभाष ने पैसे दे दिए, तो अब इस एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, पहला तो पड़ेगा कैश अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, और दूसरा बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट पे। अब कैश तो क्या है, एसेट है, और एसेट क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, तो आप कैश को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। कैश अकाउंट डेबिट, कितने पैसे आए, 20,000। अब क्रेडिट किसको करना है हमने, बैड डेट्स रिकवर्ड को। बैड डेट्स हमारी फर्म के लिए क्या था, लॉस था, एक्सपेंस था, तो हमने उसको डेबिट किया। ऐसे ही बैड डेट्स रिकवर, अब हमें तो पता नहीं था कि पैसे आ जाएंगे, लेकिन पैसे आ गए, तो ये फर्म के व्यू पॉइंट से ये क्या है, फर्म की इनकम है। तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट। अब यहां पर हमने क्रेडिट सुभाष को नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि हमने सुभाष के अकाउंट को क्लोज कर दिया था। क्लोज कैसे किया था, और हमने डेबिट किसको कर दिया था, बैड डेट्स को। वो तो हम मान लिया था कि अब यहां से पैसे नहीं आएंगे, तो ये एंट्री हुई हमारी बैड डेट्स रिकवर्ड की। नेक्स्ट जर्नल एंट्री है जिस आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये हमने जब टर्मिनोलॉजी की थी तो हमने उसमें भी किया था। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं, वो खर्चे होते हैं विच आर रिलेटेड टू द करंट ईयर, जो होते तो करंट ईयर के हैं लेकिन अभी तक आपने उनको पे नहीं किया। कुछ भी रीजन हो सकता है उसके पीछे भी क्यों आपने उसको पे नहीं किया। अब जैसे हमने सैलरी देनी थी, अब मार्च की सैलरी देनी थी एक एम्प्लॉय की, और हमने क्या किया, वो मार्च की सैलरी उसकी पे नहीं करी और अप्रैल भी आ गया, तो क्या हुआ, वो सैलरी तो ड्यू है ना, वो सैलरी पिछले साल की थी लेकिन अभी तक आपने उसको पे नहीं किया। तो ये एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस।
तो इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम, सैलरीज ड्यू टू अ क्लर्क 50,000। अब ड्यू टू का मतलब होता है ये आउटस्टैंडिंग है। अब हमने पीछे वाला जो पढ़ा था वो क्या था, बैड डेट्स रिकवर्ड। बैड डेट्स रिकवर्ड जो है हमारी इनकम की कैटेगरी में आता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ये आते हैं लायबिलिटी। अभी हमने पैसे नहीं पे किए तो ये फर्म के ऊपर क्या है, बोझ है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कौन सी कैटेगरी में आता है, लायबिलिटीज की कैटेगरी में आता है। और अब हम ये सोचें कि अभी हमने पैसे नहीं दिए और ये क्या है, लायबिलिटी। तो कंपनी पे, फर्म पे क्या हो रहा है, बोझ बढ़ रहा है। तो जब बोझ बढ़ता है, जब लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं, हम उसको क्रेडिट कर देते हैं। तो मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो होंगे, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्रेडिट होंगे। तो अब देखो, सैलरीज ड्यू टू क्लर्क मतलब अभी आउटस्टैंडिंग है, हमने अभी सैलरी नहीं दी क्लर्क को, ₹50,000। तो अब इससे कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, पहला तो सैलरीज अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा और दूसरा पड़ेगा आउटस्टैंडिंग सैलरीज पे। अब आउटस्टैंडिंग सैलरी तो हमारी क्या है, लायबिलिटी है। लायबिलिटी जब इंक्रीज होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। अब सैलरीज क्या है, सैलरीज तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हम इसको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। चाहे आपने सैलरी कैश में पे करी, चाहे सैलरी आउटस्टैंडिंग है, हमने डेबिट तो सैलरी को ही करना है, क्योंकि सैलरीज क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या बनी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। ये आउटस्टैंडिंग ऐसे नहीं लिखना, पूरा लिखना एक्सप्लेन करके। 50,000 सिर्फ सैलरी ही आउटस्टैंडिंग नहीं होती, इनकेस अगर रेंट आउटस्टैंडिंग हो जाए तो हमारी एंट्री क्या बनेगी, रेंट अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, और अमाउंट जितना आउटस्टैंडिंग होगा। अब हमें यहां से पता चला कि आउटस्टैंडिंग जो रेंट है ये क्या है, हमारा लायबिलिटी में है, लायबिलिटी अकाउंट है ये, और रेंट क्या है, ये हमारा एक्सपेंस है। ठीक है, लेकिन अगर हम उसकी इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग देखें तो सैलरी है हमारा नॉमिनल अकाउंट और आउटस्टैंडिंग सैलरी है हमारा पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी है या आउटस्टैंडिंग रेंट है, वो उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको अभी आपने सैलरी पे करनी है, जिनको आपने अभी रेंट। नेक्स्ट है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो हम एडवांस में पे कर देते हैं। कुछ एक्सपेंसेस ऐसे होते हैं जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड होते हैं, लेकिन हमने क्या किया, उनको करंट ईयर में ही पे कर दिया एडवांस में, ताकि जो है हमारी टेंशन है वो कम हो जाए। हमें बार बार या कई बार भूल भी जाते हैं, तो उस चीजों से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आज ही करंट ईयर में ही उनको एडवांस में पे कर देते हैं। लेकिन इन एक्सपेंसेस का जो बेनिफिट है वो हमें कब मिलेगा, नेक्स्ट ईयर में, क्योंकि वो जो एक्सपेंसेस हमने कब किसके लिए किए हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए ही किए हैं। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। इंश्योरेंस प्रीमियम जो है वो 1200 का हमने पे किया है 1 जुलाई 2016 फॉर 1 ईयर। अब पे कब किया, 1 जुलाई 2016 और 2017, ये इसका ईयर बनेगा। पे किया हमने 1 जुलाई को 2016 में, और ये 1 साल के लिए, 1 साल कब खत्म होएगा इसका, 30 जून 2017 सॉरी। ठीक है, अब लेकिन जो बिजनेस का अकाउंटिंग ईयर है वो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से और खत्म कब होता है, 31 मार्च को। अब पहले तो हमने जिस दिन पे किया जितना अमाउंट, उसकी एंट्री कर लेते हैं हम। 2016 में हमने जुलाई 1 में पे किया, कितना क्या पे किया, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इस पे पता ही है हमें क्या एंट्री होगी इसकी, इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा, कितने से, 1200 से। पे किस में करेंगे, कैश में। इंश्योरेंस प्रीमियम हमारा एक्सपेंस है, इसलिए इसको क्या किया है, डेबिट किया है। अब हमने तो 31 मार्च तक ही देखना है, 31 मार्च तक कितना पे किया। जो बाकी का इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो हमने किसके लिए पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर दिया। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च को, तो 1 जुलाई को हमने पे किया,
ईयर एंड कब होता है? 31 मार्च को। तो ये कितने मंथ्स हुए? ये हुए 9 मंथ्स। हमने पे कितने मंथ्स का करना था? 9 मंथ्स का, लेकिन हमने 3 मंथ्स एक्स्ट्रा का भी पे कर रखा है। अब 31 मार्च तक का है, 1 अप्रैल से हमने 30 जून तक, अप्रैल मई जून, हमने 3 मंथ्स का क्या किया है? एडवांस में पे कर दिया है। ठीक है, अब 3 मंथ्स का हम निकाल लेते हैं कि हमने एडवांस में कितना पे किया। अब हमने 1200 रुपीज टोटल पे किया है। इसमें 3 मंथ्स का कितना हुआ? 3/12। तो 12 से 12 कैंसिल हो गया। ये 300 रुपीज आपने क्या किया है? एडवांस में पे कर दिया है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस अकाउंट को क्या करना पड़ेगा? क्लोज करना पड़ेगा। कितने अमाउंट से क्लोज करोगे आप? 300 रुपीज से, क्योंकि 300 आपने ज्यादा दे रखे हैं। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? 300 से इसको कम करना पड़ेगा। टू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट, जितना आपने एडवांस में पे किया 300। अब हम डेबिट किसको करेंगे? डेबिट हम करेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट। अब आउटस्टैंडिंग जो था एक्सपेंसेस वो थे हमारे लाइबिलिटी, लेकिन जो प्रीपेड एसेट्स, प्रीपेड होते हैं एक्सपेंसेस, वो हमारे होते हैं एसेट्स। और ये हम रिकॉर्ड करेंगे 2017 मार्च 31 को। अब यहाँ पर प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट जो है वो अलग है और इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट जो है वो अलग है। इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट तो है नॉमिनल, ठीक है, ये एक्सपेंस है। अब यहाँ हमारे एक्सपेंस कम हुए थे तो हमने इसको क्या कर दिया? क्रेडिट कर दिया। जब एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं तो हम उनको क्या कर देते हैं? डेबिट कर देते हैं। लेकिन जो प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है, इंग्लिश अप्रोच के अकॉर्डिंग जो हमारे अकाउंट्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा पर्सनल अकाउंट, सेकंड इज रियल एंड थर्ड इज नॉमिनल। तो उसके अकॉर्डिंग प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये उन लोगों को रिप्रेजेंट करता है जिनको आपने एडवांस में पेमेंट करी हुई है। ऐसे ही सैलरी अकाउंट जो था हमने, वो हमारा एक्सपेंस ही है, लेकिन आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे क्या हैं? लायबिलिटी हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे एसेट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है? जैसे हमने कोई एसेट्स परचेज की, कोई भी, जैसे हमने कुछ फर्नीचर परचेज किया या कोई मोटर व्हीकल परचेज की, जब हम उसको कॉन्टिन्यूसली यूज करते रहते हैं तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? कम होनी स्टार्ट हो जाती है। जैसे आपने एक एक्टिवा परचेज की, जब आप एक्टिवा लेके आए तो उसकी वैल्यू थी 70,000। अब 5 इयर्स के बाद, 3 इयर्स के बाद उसकी वैल्यू क्या कम हो गई है। वो कम किसकी वजह से हुई है? क्योंकि आप उसको यूज कर रहे हो, क्या पता कहीं उसमें डैमेज हो गया हो, कहीं क्या उसका एक्सीडेंट हो गया हो, कहीं डेंट पड़ गया हो, तो उसकी वजह से क्या होता है? वैल्यू जो होती है वो एसेट्स की वो डिक्रीज हो जाती है। जो डिक्रीज होती है वैल्यू, उसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन जो है फिक्स एसेट्स पे लगता है, लेकिन लैंड पे नहीं लगता। लैंड की वैल्यू जो है वो एप्रिसिएट मतलब इंक्रीज हो जाती है। अब डेप्रिसिएट का मतलब है डिक्रीज होना, एप्रिसिएट का मतलब है इंक्रीज होना। अब एक एग्जांपल करते हैं इसका। प्रोवाइड 10% डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर कोस्टिंग 50,000। पहले हम 10% निकाल लेते हैं। 50,000 का 10% 5,000 रुपीज। अब 5,000 रुपीज से मेरे एसेट की वैल्यू जो है वो कम हो गई। तो डेप्रिसिएशन क्या है? फर्म के लिए क्या है डेप्रिसिएशन? इससे फर्म जो एसेट की वैल्यू है कम हो रही है, तो ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। वैल्यू ऑफ एसेट कम हो रही है तो लॉस है। लॉस बढ़ रहा है हमारा, तो हम उसको क्या करेंगे? डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को आप क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। एक तो हमें पता चल गया डेप्रिसिएशन अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा किस अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा? दूसरा पड़ेगा फर्नीचर पे, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो कम हो रही है। फर्नीचर हमारा क्या है? एसेट है। जब एसेट की वैल्यू कम होती है तो हम उसको क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं टू फर्नीचर अकाउंट। कितने से? 5,000 से।
50,000 से नहीं, 50,000 तो उसकी कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन कितना लगा है, 10% लगा है। ऐसे ही अगर हम बिल्डिंग पे लगाएंगे तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू बिल्डिंग अकाउंट। नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जब हमने बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट किया था तो उसमें हमें ये पता चला था कि जो बिजनेस है और जो ओनर है वो कौन है, अलग है। जो बिजनेस है हमारा, जो हम रन कर रहे हैं, और जो ओनर है वो क्या है, अलग है। और जो भी हम एंट्रीज करते हैं, जो भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं बुक्स में, वो बिजनेस के व्यू पॉइंट से करते हैं, ओनर के व्यू पॉइंट से नहीं करते। अब हमने ये भी पढ़ा था कि अब जो ओनर है कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, चाहे वो कैश में लेके आए, चाहे वो एसेट्स लेके आए, वो हमारे लिए क्या है, लायबिलिटी है। बिजनेस के लिए वो क्या है, लायबिलिटी है। तो बिजनेस के लिए जो ओनर है वो क्या है, क्रेडिटर है। जब अगर हम बैंक से भी लोन लेते हैं तो बैंक को भी इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, तो हम बाहर से लोन लेने की बजाय हम किससे ले लेते हैं, क्रेडिट ओनर से ही ले लेते हैं। तो ओनर क्या बन जाता है, बिजनेस के लिए क्रेडिटर बन जाता है। बिजनेस की एक इंटरनल लायबिलिटी जो है वो क्रिएट हो जाती है टुवर्ड्स द ओनर। अब जब वो पैसा लगाएगा बिजनेस में तो वो इंटरेस्ट भी तो चार्ज करेगा। अब हम बैंक से लोन लेंगे तो बैंक वाले भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। ऐसे ही जो ओनर है वो भी जो कैपिटल वो बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा उसके लिए बिजनेस से क्या चार्ज करेगा, इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो अब उसको बोलेंगे जो इंटरेस्ट वो चार्ज करेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो एग्जाम्पल क्या है, प्रोवाइड 12% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹10 लाख। कैपिटल का अमाउंट कितना दिया हुआ है, 10 लाख। अब हमने कितना इंटरेस्ट देना है, 12%। तो हम पहले ये निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज इक्वल टू 10 लाख मल्टीप्लाई 12%। तो ये कितना हुआ, 1,20,000। ये इंटरेस्ट किसने देना है, बिजनेस ने देना है। किसको देना है, ओनर को देना है। तो इस जर्नल एंट्री में कौन कौन से अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, पहला तो पड़ेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे। अब फर्म के व्यू पॉइंट से देखेंगे, जो फर्म है ओनर को इंटरेस्ट देगी, पे करेगी इंटरेस्ट, तो वो फर्म के व्यू पॉइंट से एक एक्सपेंस है, एक्सपेंस हो जाएगा ना, क्योंकि हमने पे करना है। तो एक्सपेंसेस जो है बढ़ गए तो हम उनको क्या करेंगे, डेबिट कर देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये हमारा डेबिट हो जाएगा 1,20,000 से। अब क्रेडिट किसको करेंगे, एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पे अफेक्ट होगा और दूसरा कैपिटल अकाउंट पे। अब कैपिटल अकाउंट प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करती है और हम दे भी ओनर को ही रहे हैं, प्रोप्राइटर को ही दे रहे हैं इंटरेस्ट। तो इससे प्रोप्राइटर की कैपिटल क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी क्या डिक्रीज हो जाएगी। 10 लाख आपने इन्वेस्ट किए हैं, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ओनर की जो कैपिटल है वो इंक्रीज हो जाएगी। जब कैपिटल इंक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है डेबिट होता है क्योंकि ये फर्म के व्यू पॉइंट से एक्सपेंस है। इसको हमने डेबिट इसलिए किया बिकॉज ऑफ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो आज का, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अभी हमने पढ़ा कि बिजनेस है, जो ओनर है, जो प्रोप्राइटर है, वो अलग अलग होते हैं। ओनर क्या बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, कैपिटल, तो इसके बदले बिजनेस क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब ओनर जो है विड्रॉ भी तो करता है प्राइवेट यूज के लिए, तो बिजनेस से ओनर क्या कर लेता है, विड्रॉ कर लेता है प्राइवेट यूज के लिए। अगर फर्म जो है कैपिटल पे इंटरेस्ट देती है तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज भी करती है। ये किसके बेसिस पे है, ये भी बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट के ही वजह से ही है। जैसे बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट में ही हमें पता चला कि ओनर है जो और बिजनेस है वो अलग अलग है, इसकी वजह से ही जो ओनर को हम क्रेडिटर ट्रीट करते हैं। तो कैपिटल जो इन्वेस्ट करता है तो बिजनेस क्या देती है, उस पे इंटरेस्ट, और जो ड्राइंग्स ओनर करता है उस पे बिजनेस जो है वो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो एग्जाम्पल है एक, चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ₹8,000। तो इस पे जो हमारा दो अकाउंट्स पे इफेक्ट पड़ेगा, एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा, दूसरा ड्राइंग्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ये तो फर्म को मिल रहा है और पे कौन कर रहा है, प्रोप्राइटर। तो जब आपको मिलेगी कोई चीज तो फर्म के व्यू पॉइंट से क्या है, फर्म की इनकम है।
तो इनकम को हम क्या करते हैं, क्रेडिट कर देते हैं टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स अकाउंट 8,000 रुपीज। अब एक तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पे इफेक्ट हुआ, दूसरा ड्रॉइंग्स अकाउंट पे इफेक्ट पड़ेगा। और ड्रॉइंग्स का नेचर क्या है, कैपिटल अकाउंट। ड्रॉइंग्स अकाउंट का नेचर क्या है, ये कैपिटल अकाउंट है। और ड्रॉइंग से हमारी कैपिटल क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। जब कैपिटल डिक्रीज हो जाती है तो हम उसको क्या कर देते हैं, डेबिट कर देते हैं। टू यहाँ क्या आ जाएगा, डेबिट में ड्रॉइंग्स अकाउंट, डेबिट 8,000 रुपीज। ये अल्टीमेटली क्या होगा, जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे अपना, तो ड्रॉइंग्स जो है वो हमारा कैपिटल में से ऑटोमेटिकली ही डिडक्ट हो जाएगा। अब हमने जितनी ड्रॉइंग्स की, अब जैसे मान लो हमने ड्रॉइंग्स की हैं 50,000 की और 8,000 उस पे इंटरेस्ट हो गया, तो टोटल कितना हुआ 58,000। तो 58,000 जो है वो आपका कैपिटल में से माइनस हो जाएगा। तो कैपिटल आपकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो यही थी कुछ आज जर्नल एंट्रीज। आई होप आपको समझ आ गई होंगी। थैंक यू।